हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? आई होप सब एकदम बढ़िया होंगे और मस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम करेंगे BE BA 181 का यूनिट 4। ठीक है जी। तो ब्लॉक 1 मैंने कंप्लीट करा दिया है, जिसके अंदर हमने यूनिट 3 कंप्लीट कर ली है। आज हम करने वाला है अपना यूनिट 4। ठीक है, ब्लॉक 2 को स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, जिसका नाम है लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज। ठीक है, तो आपके पूरे ब्लॉक में आपको नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ाया जाएगा, जैसे लैंड, वाटर, फॉरेस्ट, बायोडाइवर्सिटी, एनर्जी, कोल, पेट्रोल वगैरह ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो काफ़ी इजी पीजी सा ये आपका यूनिट है। यूनिट तो नहीं, ब्लॉक ही पूरा ईजी है, और आज का तो यूनिट भी बहुत ईजी है। ठीक है, तो जल्दी हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। वैसे तो जब भी मैं फ्री रहूँगी, ठीक है, या कभी कभी मेरी PDF नहीं बन पाती है सुबह, तो मैं ज़रूर आपका यही चैप्टर कराऊंगी। ठीक है, एग्जाम से पहले तो करा देना है, टेंशन वेंशन नहीं लेने का। ठीक है, तो लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज आप पढ़ोगे रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, रिन्यूएबल वाटर रिसोर्स की बात करेंगे, वाटर रिसोर्सेज क्या है। ठीक है, वाटर साइकिल क्या होती है, बचपन में आपको मैम ने पढ़ाया होगा वाटर साइकिल, वो वाली साइकिल की ही बात करेंगे। देन जो पानी है वो कितने फॉर्म में प्रेजेंट है, आपने देखा होगा, बर्फ पड़ी होती है वो भी पानी होता है। ठीक है, भाप जा रही होती है, भाप उठ रही होती है, वो भी पानी होता है। ठीक है, और पानी, समुद्र में पानी होता है, तो ऐसे फॉर्म में पानी प्रेजेंट है। अब लोग क्या कर रहे हैं, ग्राउंड वाटर जो धरती के अंदर पानी है उसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रही है, निकाले जा रही है। अगर आपका मोटर चल रहा है तो वो चले जा रहा है, वहाँ से पानी निकले ही जा रहा है, ये सब लोग कर रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है, पानी बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट हो रहा है, डिग्रेडेशन हो रहा है वाटर सोर्सेज से। ठीक है, जो हमारा लैंड है वो डिग्रेड हो रहा है, फ्लड आ रही है, ड्रॉप पड़ रही है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिल रही है। देन उसके बाद अब इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो वाटर को कंजर्व भी करना चाहिए, मैनेज भी करना चाहिए। तो हम उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं वो देखने वाले हैं। फिर उसके बाद बात करेंगे हम नॉन रिन्यूएबल के अंदर आपका सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल की बात करेंगे। ठीक है, एग्रीकल्चर की वजह से क्या हो रहा है, ओवर ग्रेजिंग हो रही है, लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। अब इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो कैसे लैंड को प्लान कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, पानी और जमीन, ये दो चीजें आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, पूरा चैप्टर आपके 2 टॉपिक के ऊपर निर्भर है। ठीक है जी, तो पहले मैंने आपको क्या पढ़ाया था ये आपको अपने मन में ही बताना है। ठीक है, मेजर रिसोर्सेज हमने पढ़े थे। ठीक है जी, मेजर इकोसिस्टम पढ़ा था। ठीक है, आज हम बात करेंगे पहले तो रिसोर्स क्या होता है। पहले तो मुझे ये बताने का रिसोर्स होता क्या है। रिसोर्स एक ऐसा डिफाइन करता है यूजफुल इंफॉर्मेशन, मटेरियल और सर्विस की। ठीक है, एक रिसोर्स क्या होता है, पानी एक रिसोर्स है। ठीक है, जिसकी एक वैल्यू होती है, क्या होती है, जिसकी एक वैल्यू होती है, वो होता है हमारे रिसोर्स। ठीक है, अब जैसे कि हम लेते हैं, क्या लेते हैं, रिसोर्स के अंदर आपका कोल भी आ सकता है, पेट्रोल भी आ सकता है, ये सारे आपके क्या होते हैं, रिसोर्स होते हैं। ठीक है, अब जो रिसोर्स होते हैं ना वो 2 तरीके के होते हैं, एक ह्यूमन रिसोर्स, एक होता है नेचुरल रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स जैसे कि बिल्डिंग हो गई, सिटी हो गई, ठीक है, इंस्टीट्यूशंस हो गए, ये सब क्या करता है, इंसान नेचुरल रिसोर्स का यूज करके उनको मॉडिफाई करके क्या बनाता है, अपने खुद के रिसोर्स बनाता है। ठीक है, ह्यूमन मेड रिसोर्स बनाता है। ठीक है, किसका यूज करके, अपने एक्सपीरियंस, अपने स्किल्स और अपने इंटरप्राइज का यूज करके वो क्या करता है, ह्यूमन मेड रिसोर्स बनाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज जो कि हमें प्रकृति से मिलते हैं। अब मुझे बताओ, कोल कौन बनाता है, कोई नहीं बनाता। फॉरेस्ट कौन बनाता है, कोई नहीं बनाता। पानी कौन बनाता है भाई, कोई नहीं बनाता, वो तो हमको समुद्र से मिलता है, नदियों से मिलता है। ठीक है, हम मोटर का एक बटन दबाते हैं और फिर अपने आप निकल आता है, पानी बनाने की क्या जरूरत है हमको ना। तो वो हमारे होते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। अब जो आपके नेचुरल रिसोर्सेज होता है वो प्रकृति ने हमको दिया। ठीक है जी, अब ये 2 तरीके के होता है, एक होता है रिन्यूएबल रिसोर्स, एक होता है नॉन रिन्यूएबल। ठीक है, ऊपर हमने ह्यूमन रिसोर्स की बात की थी, अब हम बात कर रहे हैं नेचुरल रिसोर्स की। जो आपका नेचुरल रिसोर्स है ना वो 2 तरीके का होता है, 2 टाइप का होता है। ठीक है, पहला हो गया रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल रिसोर्स कैसा होता है, जिसको हम रीजनरेट कर सकते हैं। ठीक है, दोबारा से बना सकते हैं। ठीक है, जैसे पानी। अब पानी क्या है कि पानी ना दोबारा से रीजनरेट हो सकता है, रीजनरेट हो सकता है। आपने बचपन में वाटर साइकिल पढ़ी होगी,
पानी की वाटर साइकिल क्या होता है, अब पानी हमारा समुद्र में वो ऊपर इवेपोरेट हो जाएगा, फिर बादल उसको ले लेंगे, फिर उसको नीचे फेंक देंगे, तो ऐसे क्या चलता रहेगा, एक पानी की साइकिल चलती रहेगी, ठीक है। वो पानी दोबारा से बन सकता है, ठीक है। अगर आज आपके गांव के कुएं में पानी नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कभी वहां पे पानी नहीं आएगा, वो पानी दोबारा से आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रिन्यूएबल रिसोर्स, जिसको हम दोबारा से क्या कर सकते हैं, रीजनरेट कर सकते हैं, ठीक है जी। फॉरेस्ट, पेस्चर्स, वाइल्ड लाइफ, ठीक है, इक्विटिक लाइफ, ये सभी एग्जाम्पल है किसके, रिन्यूएबल रिसोर्स के। लेकिन हमारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जिनको हम रीजनरेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो रिसोर्सेज होते हैं इनको मिलियंस ईयर लग जाते हैं दोबारा से बनने में, ठीक है, दोबारा से रीजनरेट होने में। भगवान आपको 10 जन्म दे देंगे लेकिन आपका कोल और पेट्रोल आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, वो दोबारा से रीजनरेट नहीं हो पाएगा। बहुत मिलियंस ईयर लग जाते हैं किसको, इन रिसोर्स को बनने में, किसको, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स को। जैसे कि कोल हो गया, पेट्रोल हो गया, फॉसिल फ्यूल हो गए, सब किसके अंदर आते हैं, जल्दी से बताओ, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स के अंदर, ठीक है। तो इतना समझ में आया आपको जी, बताइएगा, रिन्यूएबल रिसोर्स और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं रिन्यूएबल रिसोर्स, आपने हमको बताया था जो कि रीजनरेट हो सकता है, उसमें से हम वाटर रिसोर्स की बात करते हैं कि वाटर एक ऐसा है, पानी एक ऐसा है जिसको हम रीजनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो पानी जो है वो क्या हुआ, रिन्यूएबल रिसोर्स हुआ। पानी जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है किसके लिए, हमारी जिंदगी के लिए, हमारी लाइफ के लिए। अगर पानी नहीं मिलेगा तो हम भी मर जाएंगे, ठीक है। पानी के बिना एक मनुष्य नहीं जीवित रह सकता, ठीक है जी। जो वाटर है ना वो क्या है कि अगर हम क्वालिटी वाइज देखें तो बहुत कम है, ठीक है। वैसे तो पानी है पूरी अर्थ के ऊपर, लेकिन पीने का पानी बड़ा कम है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पानी की कमी है, नहीं भाई, पानी तो बहुत है, लेकिन जो पानी है ना उसको तुम पी नहीं सकते हो, ठीक है। फ्रेश वाटर बहुत ज्यादा कम है। अब फ्रेश वाटर पाया कहाँ जाता है, बताइएगा मुझे। फ्रेश वाटर कहाँ मिलता है वो हम आगे देखेंगे, लेकिन पानी जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रेश वाटर ही पी के हम जीवित रह सकते हैं। आप बोल रहे हो पानी बहुत है, तो उस पानी को पीते क्यों नहीं है, बोलते हैं पानी की कमी है, पानी हमारी आने वाली जनरेशन के लिए पानी नहीं बचेगा, और आप बोल रहे हो वो रिन्यूएबल रिसोर्स है तो उसी को पी लेंगे। अच्छा जी, मैं आपको खरा पानी पिलाऊंगी या आप समुद्र के किनारे रह के समुद्र का खरा पानी पियोगे, मर नहीं जाओगे। इससे अच्छा तो पानी ना ही मिले, ठीक है। तो वो पानी होना और ना भी होना एक ही बात है, ठीक है। वो पानी आप पी नहीं सकते हो, फ्रेश वाटर बहुत ही कम मिलता है, ठीक है। और एक इंसान के जीने के लिए ना 5 एलिमेंट बहुत जरूरी है। एक तो अर्थ, ठीक है, अर्थ है तो तुम हो, अर्थ खत्म तो तुम भी खत्म, ठीक है। फायर, अग्नि, अग्नि भी बहुत जरूरी है। हवा, हवा किस लिए, हवा सांस ही नहीं लेनी है तुमको, बिना सांस के जी जाओगे। स्पेस, वाटर, ठीक है। पानी तो भाई बहुत ही जरूरी है, बिना पानी के तो हम एक हफ्ते से ज्यादा नहीं रह सकते, ठीक है। अब 1% हमारे पूरे प्लानिट पे ऐसा पानी है जो कि यूज करने के लिए लायक है, ठीक है। बोलते हैं 73% उसमें से एग्रीकल्चर में यूज होता है। सिर्फ 1% जो इस 100% पानी पड़ा हुआ है ना, इतना सारा पानी है पूरी अर्थ के ऊपर, उसमें से सिर्फ 1% ऐसा पानी है जिसको हम यूज कर सकते हैं, जिसको हम पी सकते हैं, ठीक है। और उस 1% में से भी 73% आपके एग्रीकल्चर में यूज होता है, 20% आपकी इंडस्ट्रीज में यूज होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो हमारे लिए पानी कहाँ बचेगा, ठीक है, जब आप इतना पानी यूज करते हो। फ्रेश वाटर टोटल अमाउंट करता है 3%, ठीक है। 3% जैसे कि जो बोलता है ना कि 75% कितना है पानी है हमारे पूरे उसमें, ठीक है। 73% में से आपका 3% है टोटल क्वांटिटी फ्रेश वाटर, ठीक है। अगर फ्रेश वाटर की बात करें तो वो लेस देन 3% है, ठीक है। 3 से भी कम परसेंट में आपको फ्रेश वाटर मिलता है, ठीक है जी। अब कहाँ कहाँ मिलता है तो बात करें, फ्रोजन में हमको 80
इतना परसेंट मिलता है, ठीक है। 20% आपको लिक्विड में मिलेगा, जहाँ पे लेक्स में मिल जाएगा। सॉइल जो मिट्टी होती है उसके अंदर मिलेगा 0.04%, ठीक है। रिवर्स के अंदर मिल जाएगा, एटमॉस्फेयर वातावरण के अंदर मिल जाएगा, बायोलॉजिकल मेटाबॉलिक के अंदर 0.0001% मिलेगा, और ग्राउंड वाटर के अंदर आपको 19.7% मिलेगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, जल्दी से बताओ, हाँ कहाँ पे है, जल्दी बताओ। ग्राउंड वाटर के अंदर, ठीक है। तो उसमें ज़्यादा पानी हमको मिलता है। अब लोग क्या कर रहे हैं, ग्राउंड में से ज़्यादा पानी निकाल रहे हैं, इतना यूज़ नहीं करने का पानी, ठीक है। तो पानी हमने देख लिया जी, लेस देन 3% से भी पानी है, जिसमें से 75% तो हमारा इंडस्ट्री में और एग्रीकल्चर में यूज़ हो रहा है, 20% हमारा इंडस्ट्री में यूज़ हो रहा है। तो ये डाटा आपको याद करने का है, ठीक है। आपसे ये नहीं पूछेगा जी ये बताओ पानी समुद्र में कितना है, ठीक है, इतना कोई नहीं पूछने वाला, बस ये पूछेगा ये बताओ कितना पानी प्रेजेंट है फ्रेश वाटर, तो आपको बताना है लेस देन 3%। अगर कोई पूछता है इंडस्ट्री में कितना यूज़ होता है, 20%। ये डाटा यूज़ करने का, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने का है, ठीक है। तुम्हें वहाँ पे आंसर नहीं लिखने हैं, तुम्हें सिर्फ टिक करके आना है, ठीक है। तो इसलिए इतना बड़ा कॉन्टेंट नहीं चाहिए आप लोगों को, सिर्फ इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करो, काम खत्म करो। आगे बात करते हैं वाटर साइकिल। सबने पढ़ा है वाटर साइकिल, सबने ही पढ़ा होगा ना। पानी की साइकिल चलती रहती है, आपको दिखती भी नहीं है लेकिन वो चलती रहती है। बचपन में मैम ने हमको बताया होगा, तो आपकी मैम ने भी, मेरी मैम ने तो बताया ही था, ठीक है। तो पानी की साइकिल क्या होती है, देखो जी, हमारा समुद्र है, ठीक है। समुद्र से क्या होता है, भाप उठती है, भाप उठती है, तो भाप उठ के हमारे क्लाउड्स में जाती है, ठीक है। वो क्लाउड्स क्या करता है, पानी को अपने अंदर भर लेते हैं, बोलते हैं कि जी हमको प्यास लगी, हम तो पानी पियेंगे। लेकिन ऊपर से सूरज देवता आते हैं, सूरज देवता आते हैं तो वो क्या होता है, जो हमारा पानी है वो नीचे आ जाता है रेन की फॉर्म में, ठीक है। अब रेन की फॉर्म में आता है तो वो हमारे किस में जाता है, लेक्स में जाता है। लेक से वो किस में जाता है, ओशन में जाता है, ठीक है। तो ऐसे हमारा पानी हमको मिलता रहता है और वो चलता रहता है। अब प्रेसिपिटेशन क्या होता है, प्रेसिपिटेशन जो होता है मतलब किसी भी फॉर्म में, आपके अर्थ में स्नो में हो या रेन में आए, ठीक है, हील होके आए या स्लीट होके आए, किसी भी फॉर्म में अगर नीचे पानी आता है, अर्थ पर ऊपर से पानी टपका है नीचे, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। अगर आपके सर पर एक आइस का गोला पड़ा है ना, ठीक है, बर्फ का गोला पड़ा है, बूंदे पड़ी है बारिश की, कुछ भी पड़ा है, ऊपर से पानी टपका है, ठीक है, किसी भी फॉर्म में, वो होगा प्रेसिपिटेशन, ठीक है। आए समझ में इतना, ठीक है जी। कंडेंशन क्या होता है, कंडेंशन एक ऐसा प्रोसेस जहां पे जो हमारा पानी है वो वाटर के वेपर की फेज से लिक्विड स्टेट में आता है। लिक्विड स्टेट में आता है मतलब देखो क्या होता है कि अब वो थोड़ा वेपर की फॉर्म है, मतलब भाप के उसमें है, ठीक है। अब वो भाप से क्या बन रहा है, लिक्विड फॉर्म में आ रहा है, ठीक है, वो क्या होगा, कंडेंशन होगा। डिपोजिशन क्या होगा, वो प्रोसेस जहां पर आपका वेपर फॉर्म से वो सॉलिड में आ रहा है, ठीक है। जैसे कि आपका भाप से वो बर्फ बन रहा है, ठीक है, तो वो होगा हमारा डिपोजिशन, ठीक है। प्रेसिपिटेशन क्या होता है, किसी भी फॉर्म में पानी का नीचे आना। कंडेंशन किस में होता है, वेपर टू लिक्विड फॉर्म, जो वेपर फेज से किस में आता है, लिक्विड स्टेट में आता है। और डिपोजिशन जो कि हमारा वेपर से सॉलिड में आता है, ठीक है। तो इस चीज को यहाँ पे लिख लो और याद कर लो, पेपर तक याद हो जाएगा, ठीक है जी। आगे चलते हैं, आगे क्या चलते हैं फिर रेन ऑफ क्या होता है। रेन ऑफ पानी का बहना। अब जो लेक्स होती है, रिवर्स होती है, उनमें पानी बहता ही रहता है, चलता ही रहता है। रिवर में पानी देखा होगा आपने, तो वो क्या हो रहा है, पानी बह रहा है, रन ऑफ हो रहा है, ठीक है, फ्लो हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं हम, रन ऑफ बोलते हैं, ठीक है। सब मिलेशन क्या होता है, सॉलिड वाटर जब डायरेक्टली चेंज होता है किसके अंदर, वेपर फेज में, तो उसको क्या बोलते हैं हम, सब मिलेशन, ठीक है। अभी हमने क्या बात करा था, मुझे बताओ, कंडेंशन क्या होता है और डिपोजिशन क्या होता है। वेपर से किस में चेंज होना, जल्दी बताओ, लिक्विड में, ठीक है। और डिपोजिशन के अंदर वेपर से चेंज होना सॉलिड उसमें, लेकिन यहाँ पे सॉलिड वाटर चेंज हो रहा है वेपर के उसमें। वहां पे वेपर पहले था, वेपर से पहले लिक्विड में चेंज हुआ, वेपर के बाद फिर वो कहाँ पे हुआ, सॉलिड में हुआ। लेकिन यहाँ पे सॉलिड वाटर चेंज हो रहा है वेपर की फेज में, उसको बोलते हैं सबमिलेशन, ठीक है, ठीक है। इवेपोरेशन सबको पता है, जब पानी वेपर की फॉर्म में चेंज होता है, ये तो सबने पढ़ रखा होगा। ट्रांजिशन ट्रांसपिरेशन क्या होता है, जब हमारा जो वाटर है
वो वेपर की फॉर्म में आता है, ठीक है। जैसे प्लांट्स की जो लीव्स होती है वो क्या करती है, वो वेपर की फॉर्म में ही तो पानी को लेती है, ठीक है। तो उसको बोलता है ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है। तो ये जो वर्ड्स पढ़ाए हैं ना, ये आपको याद करना पड़ेगा। कंडेंशन क्या होता है, डिपोजिशन क्या होता है, ठीक है। इनको जब थोड़ा थोड़ा यहाँ पे लिखोगे ना, कंडेंशन वेपर इनटू किसके अंदर, जल्दी से बताओ। फिर उसके बाद रन ऑफ जो फ्लो हो रहा है, एक डायग्राम सा बना लो, ठीक है। लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसे याद करने का। पानी कितने फॉर्म में प्रेजेंट है, पहला होता है फ्रेश वाटर, ब्रैक्सिट वाटर और मैराइन वाटर। फ्रेश वाटर जहाँ पे बहुत कम सोल्ट होता है, ठीक है, आपको वो खारा पानी नहीं लगता है, ठीक है। गाँव में जो होता है हैंडपंप होता है, वहां पे पानी पियोगे ना, बहुत कम खारा पानी होता है, वो खारा पानी नहीं होता, वो साफ पानी होता है, ठीक है। उसके अंदर टोटल जो सोल्ट होता है वो 1.5% होता है, ठीक है। फ्रेश वाटर के अंदर सोल्ट नहीं होता है, बहुत कम होता है, ठीक है। तो वो आपको खारा पानी नहीं लगता है, ठीक है जी। अब इसके बाद है ब्रैक्सिट वाटर। ब्रैक्सिट वाटर ये आपका होता है, ये आपके फ्रेश वाटर भी होता है इसके अंदर, ये थोड़ा सा मतलब मिक्स्ड की तरह होता है, मिक्स वाटर की तरह होता है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा आपको खारा पानी भी मिलेगा और फ्रेश वाटर भी मिलेगा, मतलब पीने लायक तो होता है। ऐसा नहीं है मनुष्य इसको पी जाएगा तो मर जाएगा, नहीं। इसका जो वो होता है ना, मतलब सोल्ट होता है वो कम होता है, ठीक है। मैराइन के अंदर ये इतना नहीं मिलता। मैराइन के अंदर जो मिलता है ना समुद्र के अंदर, वो बहुत खारा पानी होता है, ठीक है। ये आपको एस्ट्रीज के अंदर पाया जाता है, ठीक है। एस्ट्रीज तो आपको पता ही होगी, पहले मैंने आपको पढ़ाया था पहले यूनिट के अंदर। मैराइन जो हमारा बड़ा सा महासागर होता है, उसके अंदर जो पानी पाया जाता है, जिसके अंदर बहुत ज्यादा नमक होता है, ठीक है। उसको पियोगे ना तभी मर जाओगे, ठीक है, ना ही पीना तो ही अच्छा होगा, ठीक है। उसके अंदर जो नमक की वो होती है ना, वो 3.5% से भी ज्यादा होती है, ठीक है। तो उस पानी को ना ही पिए आप लोग, ठीक है। सैलिनिटी लेवल जो होता है, सॉल्ट का जो लेवल होता है बहुत ज्यादा हाई होता है, ठीक है। तो इस फॉर्म में हमने पानी को पढ़ लिया। आगे बात करते हैं लोग कैसे ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं ग्राउंड वाटर को। अभी देखा जो फ्रेश वाटर है वो आपकी ग्राउंड के अंदर बहुत ज्यादा प्रेजेंट है, ठीक है। अगर फ्रेश वाटर की बात करें तो टोटल अमाउंट में, ठीक है, सबसे ज्यादा जो पानी है वो हमको ग्राउंड में ही मिलता है, ठीक है। उसी को लोग निकाले जा रहे हैं, हैंडपंप से निकाले जा रहे हैं। घर घर में जाओगे तो मोटर लगी हुई है, ठीक है, वो क्या बोलते हैं उसको, बोर बोलते हैं ना, बोर, हाँ बोर लगा हुआ है, ठीक है। सभी अपने अपने घर में लाइट आती है, उसको चला देते हैं, टंकी ऊपर भरते हैं तो टंकी बहती रहती है। हमारे घर का तो भाई मैं क्या ही बताऊं, ठीक है, सबका यही हाल है, ठीक है। तो लोग क्या कर रहे हैं, ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं पानी को, ठीक है। तो ग्राउंड वाटर में अगर ज्यादा प्रेजेंट है, तुम उसको ऐसे निकाल लोगे तो वो तो खत्म हो जाएगा ना, एक दिन खत्म होगी तो कहाँ जाओगे, ठीक है। तो ऐसे यूज नहीं करने का, ठीक है। देन इसके बाद बात करते हैं जो ग्राउंड वाटर उसका लोग बहुत बेकार तरीके से यूज कर रहे हैं, ठीक है। 70% जो वाटर है वो एग्रीकल्चर के लिए यूज हो रहा है। लोग क्या करते हैं, अपने खेत में एक वो लगाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, एक कुंडी होती है, कुंडी के सामने एक बड़ा सा बोर होता है, वहां पे इतना पानी वो एग्रीकल्चर में लगाता है ना, वो हर घर में, हर किसी के खेत में वो आपको मिलेगा, ठीक है। तो वो एग्रीकल्चर को प्रोड्यूस करने के लिए बहुत ज्यादा पानी का यूज करते हैं, और 70% आपका जो ग्राउंड वाटर है वो एग्रीकल्चर के लिए यूज होता है, ठीक है, ठीक है भाई, ओके। और जब से ग्रीन रेवोल्यूशन आया है तो तुमने अपने एग्रीकल्चर को तो ऊपर लेकर गए हो, लेकिन पानी कहीं ना कहीं और ज्यादा यूज हो रहा है, ठीक है। पानी को बहुत ज्यादा लोग एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ठीक है। अब पानी इतना हो रहा है तो डिग्रेडेशन हो रहा है, जो पानी के सोर्सेज है वो क्या हो रहे हैं, डिग्रेडेशन हो रहे हैं। जैसे रिवर्स हो गया, लेक हो गए, ओशन हो गए, एस्ट्रीज हो गई, ग्राउंड बॉडीज हो गए, वो काफी ज्यादा पॉल्यूशन होती जा रही है, ठीक है। क्यों, लोग ज्यादा एग्रीकल्चर कर रहे हैं, अर्बनाइजेशन फैल रहा है, लोग शहरों में आ रहे हैं, कचरा कूड़ा पूड़ा ये सब फैला रहे हैं, ठीक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, इंडस्ट्री बन गई तो वो अपना गंदा पानी लेक्स में निकाल देते हैं, ठीक है। डिफोरेस्टेशन हो रहा है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है, ठीक है, ठीक है। आप जो वहाँ की सॉइल है वो इतना वाटर होल्ड नहीं कर सकती है, जो पहले वहाँ की सॉइल हुआ करती थी, लेक्स की, रिवर्स की, वो पहले पानी को अपने अंदर रख लेती थी, ठीक है। लेकिन अब उनकी जो कैपेसिटी है वो धीरे 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 क्या होने लगी है, कम होने लगी है, ठीक है। अब जो ड्रिंक का पानी है वो बहुत कम बचा चुका है, ठीक है, सेफ पानी अब नहीं बचा है।
तो फ्लड और ड्राफ्ट की बात करें, फ्लड जो है वो बड़ी कॉमन नेचुरल कैलामिटी है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो फ्लड है वो बांग्लादेश में आती है, 2/3, ठीक है। अगर 3,000 में से भी अगर वहाँ पे मृत्यु होती है ना, तो 200 लोगों की फ्लड से ही होती है। अगर वहाँ पे 3,000 लोग मर रहे हैं ना, तो 2,000 लोग तो फ्लड से ही मरते हैं वहाँ पे, ठीक है। इंडिया जहाँ पे 1/5 जो ग्लोबल डेथ है वो किसकी वजह से होती है, फ्लड की वजह से होती है हर साल, ठीक है। 600 मिलियन लोग अपनी लाइफ को क्या कर देते हैं, लूज कर देते हैं, ठीक है। तो इसके पीछे क्या क्या रीजन है, मतलब कैसे हम फ्लड को रोक सकते हैं, ऐसा क्या क्या चीज़ों को हमको यूज़ करना चाहिए। कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, जो डैम वगैरह बनते हैं उनको बनाना चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद रिजर्वर बनाना चाहिए, ठीक है। और जो स्ट्रेंथ करना चाहिए, जो इम्पैक्टमेंट होता है, मतलब जो रिवर्स और कैनाल्स होती है उनको और चौड़ा करना चाहिए, लंबा करना चाहिए, जो पानी उसमें ज़्यादा आ सके, ठीक है। अगर कोई पानी के लेवल को थोड़ा सा बढ़ा देता है तो सीधा पूरा गाँव डूब जाता है, नहीं, उसके अंदर इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए। अगर कल को कोई थोड़ा सा पानी ज़्यादा भी कर देता है तो वो मतलब पूरे गाँव में ना फैले, बाहर ना आए, ठीक है। इम्प्रूव करना चाहिए केयरिंग कैपेसिटी किसका, रिवर का, कैनाल्स का, रिजर्वेशन का, ठीक है। इनको ऑपरेट करता रहना चाहिए, ठीक है। इनके लेवल को डीप करते रहना चाहिए, ठीक है। जो डाइवर्शन है फ्लड वाटर का, रिवर्स, कैनाल का, और भी कैनल्स बनाओ, ठीक है, चैनल्स बनाओ, ठीक है, जिससे पानी आप निकाल सको, ठीक है। फ्लड प्लेन्स मैनेजमेंट टेक्निक इंट्रोड्यूस करो, कुछ ऐसी टेक्निक्स लेकर आओ जिससे जो फ्लड है उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं हम, ये सारी चीज़ें लेकर आओ। पॉन्ड्स बनाओ, रिजर्वर बनाओ, टैंक्स बनाओ, ठीक है। जो कंस्ट्रक्शन है उसको अवॉइड करो, इतना कंस्ट्रक्शन मत करो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप करोगे तो आपकी जो फ्लड है, आपकी जो बाढ़ आती है ना, वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगी, ठीक है। ये नहीं कि थोड़ा सा पानी दूसरे देश ने करा तो वो देश, दूसरे देश बोल रही हो, एक स्टेट ने थोड़ा सा पानी निकाला तो वो स्टेट दूसरा वाला डूब गया, नहीं भाई, इसको मत कर। ड्राफ्ट जो कि आपकी जहाँ पे बहुत कम रेनफॉल आती है, ठीक है, बारिश नहीं होती, ड्राई वेदर होता है, ठीक है, ड्राई क्लाइमेट होता है, जो क्लाइमेटी होती है वो ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। ये ड्राफ्ट वाला होता है। राजस्थान का एक केस सेंटर दे रखा है, सॉरी केस स्टडी दे रखा है, केस सेंटर बोल रही हूँ केस स्टडी दे रखा है, इसको एक बार पढ़ लेना। वैसे तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन जान लेना थोड़ा सा, ठीक है। ड्राफ्ट सूखा जब पड़ता है ना तो उससे क्या होता है, सूखा जब पड़ता है तो वो आपकी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आपकी लाइफ को क्या करता है, इम्पैक्ट करता है, ठीक है। इकोनॉमिक, अगर भाई तुम्हारे यहाँ पे सूखा पड़ गया है तो क्या होगा, तो तुम एग्रीकल्चर वगैरह नहीं उगा पाओगे, क्रॉप्स वगैरह नहीं कर पाओगे, डेयरी, लाइफ स्टॉक, फिश रिप्रोड्यूस, ये सब नहीं कर पाओगे क्योंकि पानी ही नहीं है, ठीक है। इन्वायरमेंट डैमेज हो जाएंगे, प्लांट्स नहीं रहेंगे। अगर तुम अपनी सूखा पड़ गया है तो पौधे कहाँ से बचेंगे, एनिमल कहाँ पे रहेंगे, तुमको ही नहीं, एनिमल्स को भी पानी चाहिए, ठीक है। जो सॉइल है वो इरोजन हो जाएगा, उसकी जो फर्टिलिटी है वो खत्म हो जाएगी। समाज की बात करें तो खाने की कमी पड़ेगी, जब क्रॉप्स नहीं हुआ तो खाने की तो कमी पड़ने ही वाली है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आया था, ये तुमको याद करने गए क्वेश्चन जून के 23 एग्जाम में, 23 वाले अभी जो एग्जाम हुए थे उसके अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, इकोनॉमिक वो बताओ, इकोनॉमिक वो बताना है जो ड्रॉप से सबसे ज़्यादा पड़ता है, इकोनॉमिक रीज़न बताओ। तो उसमें ये लूज ऑफ क्रॉप पूछा गया था और फूड शॉर्टेज बताया गया था और एक और ऑप्शन दिया गया था, तो लूज ऑफ क्रॉप उसका आंसर था, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं घुमा घुमा के, तो ऐसी चीज़ों को इग्नोर ना करने का, ऐसी चीज़ों को इकट्ठा करके और अपने पेपर में घुस देने का, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का ये हमारे इम्पैक्ट पड़ता है किससे, ड्राफ्ट से, ठीक है। और वाटर हार्वेस्टिंग मेजर, मतलब वाटर को हार्वेस्ट करने के लिए हमें क्या क्या मेजर लेने चाहिए, रन ऑफ कैप्चरिंग बनाना चाहिए, कैप्चर करना चाहिए, रन ऑफ कैचमेंट, ठीक है। लोकल स्ट्रीम पॉन्ड्स वगैरह बनाना चाहिए, ठीक है। वाटर थ्रॉट, वाटर शेड मैनेजमेंट वगैरह, हमको वाटर को कंजर्व करना चाहिए, ठीक है। ऐसे मैनेज करना चाहिए पानी को जिससे हम यूज़ कर सके, कंजर्व कर सके। कौन कौन सी टेक्निक्स है जो हम सर्व कर सकते हैं, तो ड्रिंकिंग वाटर आप प्रोवाइड करो, ठीक है। और इरिगेशन के लिए वाटर लोगों को दो, ठीक है। इंक्रीज करो ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने का, ठीक है। जो स्टॉर्म वाटर है उसको रिड्यूस करो,
ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने का है, थोड़ा सा आप देख लोगे तो हो जाएगा। बहुत सारे मेथड है, जैसे आप ट्रेडिशनली ऐसे सिस्टम है जिससे आप वाटर को हार्वेस्ट कर सकते हो अलग अलग रीजन में, जैसे कि जोहड़, तालाब, ये सब बनाए जाते हैं, कुंड बनाए जाते हैं। हमारे गाँव में है भाई, जोहड़ है, तालाब है, देखा होगा हर एक गाँव में मंदिर होता है, मंदिर के साइड में जोहड़ तो जरूर होता है, जरूर तालाब होता है, ये कुंड, ये जोहड़ तो जरूर मिलेगा आपको हर एक गाँव में। ठीक है। तो ये सारी टेक्निक्स ऐसी है जहाँ पे पानी को सर्व करा जाता है। ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में बात करें तो वहाँ पे हिल तंबू के अंदर ड्रिप इरिगेशन के लिए वाटर को कंजर्व किया जाता है। कोल्ड डेजर्ट में अगर स्प्लिट इन हिमाचल प्रदेश में कुल इरिगेशन करी जाती है, वहाँ पे कुल्स बनाए जाते हैं। ठीक है। जो ग्लेशियर के पानी को उसको कंजर्व करता है, कैरी करता है, ठीक है, गाँव के लिए, कि उनको पानी तक पहुँच सके उन तक। ठीक है। तो ऐसे लोग यूज करते हैं अपने पानी को। ठीक है। ये बैम्बू डीप इरिगेशन ऐसे अपने पानी को बचाते हैं। ठीक है। और ये आपका कुल है। फिर उसके बाद जोड़ वगैरह तो आपने देखा ही होगा, ऐसा होता है। क्या है? तो ये सारी चीज़ आप यूज़ कर सकते हो। देन इसके बाद हम बात करते हैं, ये भी एक टेक्निक है जिससे वाटर, रेन वाटर को हार्वेस्ट कर सकते हो। देखो ये पानी आ रहा है आपके घर के ऊपर, यहाँ से पानी निकल रहा है नीचे। ठीक है। यहाँ पे अपने पानी को लेकर आना है, इसको फिल्टर करना है, टंकी में डालना है, टंकी से फिर आपको इसको घर में यूज़ कर सकते हो। ठीक है। तो ऐसे आप जो बारिश का पानी है ना उसका यूज करते हो फिल्टर करके। ठीक है। तो बारिश का पानी भी आपका इतना खराब नहीं होगा और आपके घर में मोटर भी कम चलेगी। ठीक है। तो ऐसे हम अपने पानी को बचा सकते हो। ठीक है। ये नीरू नीरू प्रोग्राम याद रखना है, ये पानी के लिए था। ठीक है। पानी के ऊपर अगर कोई प्रोग्राम की पूछा जाता है तो नीरू नीरू लिख देना। ठीक है। और आगे भी आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगा किसी पानी को कंजर्व कर सकते हैं। तो अभी ऊपर पढ़ा, एक दो और भी पढ़ लेते हैं। होता क्या है कि 2001 के अंदर यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड वो क्या करती है, वो 2/3 वर्ल्ड पॉपुलेशन के लिए क्या करेगी, वाटर, जिनके पास पानी नहीं है उनको पानी देगी। ठीक है। अब इनके लिए वो क्या क्या टेक्निक्स बनाती है, बोलती है कि रीजनरेट करने का है, रेगुलेटिंग करने का है, अलोटिंग करने का है और पानी के रिसोर्स को यूज करने का है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है कि कौन कौन से उन्होंने इस पॉलिसी के अंदर डिसीजन लिए थे कि लॉन्ग टर्म के लिए हम रीजनरेट करेंगे, रेगुलेटिंग करेंगे, अलॉटिंग करेंगे और पानी का यूज करेंगे। ठीक है। तो ये सारी चीज़ों से क्या होगा, लोगों के पास पानी नहीं है, उनके पास पानी की कमी है। बहुत से ऐसे लोग हैं पता है जिनको साफ पानी तक पीने के लिए नहीं मिलता है। ठीक है। तो उन लोगों तक पानी पहुँचाने का है और अपने घर में पानी को थोड़ा जो वेस्ट होता है उसको कम करने का है। ठीक है। तो मैं तो भाई बहुत कोशिश करती हूँ, लेकिन मेरी कौन सुनता है मेरे घर में, मैं चिल्लाती रह जाती हूँ। तो थोड़ा बहुत आप भी करें इस चीज़ को, पानी को थोड़ा कम वेस्ट करें भाई। आने वाली जनरेशन के लिए पानी कहाँ बचेगा, तो उनको भी दोबारा से जन्म लेने का है। ठीक है। इस धरती पर ही आने का है आप लोगों को। और डाइवर्सिटी सप्लाई करनी चाहिए, ऐसे नहीं कि एक क्षेत्र में बहुत सारा पानी जा रहा है और एक क्षेत्र में पानी नहीं पहुँचा रहे हो। नहीं भाई। डिसैलिनिटी ऑफ सी वाटर ये भी एक मेथड है जिससे आप जो ओशन का वाटर होता है उसको क्या कर सकते हो, मतलब उसकी जो सोल्ट की मात्रा है उसको कम कर सकते हो। देखो उधर कैसे ये करने का है। ठीक है। ग्लास से कवर करने का है, कंडेंशन। ठीक है। देखो ग्लास से कवर करोगे, ये आपका समुद्र है। ठीक है। अब ये क्या होगा, सन की रेस आएगी, पानी के अंदर जो पानी है, पानी के अंदर जो पानी है वह समुद्र के अंदर जो पानी है वो क्या होगा, वेपर की फॉर्म में ऊपर आएगा। जब वो ऊपर आएगा तो आपके यहाँ पे जो ये आपने बचा के रखा होगा पाइप वगैरह, उसके अंदर आपका पानी जाएगा। ठीक है। ये आपका नमकीला वाला पानी है, लेकिन जब वेपर की फॉर्म में ऊपर जाएगा तो इसमें नमक नहीं आएगा। ठीक है। ये आपका साफ पानी होगा। तो ऐसे आप समुद्र के वाटर को, सी वाटर को डिसैलिनेशन कर सकते हो। ठीक है। उसके नमक को निकाल के उस पानी को पी सकते हो, उसको यूजेबल बना सकते हो। ठीक है। तो ये रिसोर्स, ये चीज आप यूज कर सकते हो। ठीक है। वेस्ट वाटर को भी यूज कर सकते हैं, डोमेस्टिक एंड म्युनिसिपल जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट है वो कर सकती है। ठीक है। जैसे कि कुछ ट्रीटमेंट करना है, ये देख लेना आप एक बार कैसे कैसे वो ट्रीटमेंट करेंगे, फिर उसके बाद पहुंचा सकते हैं। वैसे तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन देख लेना, याद करने का कि कैसे। और एलम और कास्टिक सोडा को आप यूज कर सकते हो, जिससे आप क्या कर सकते हो, पानी को साफ बना सकते हो। देखा नहीं, कास्टिक सोडा आपके उसके अंदर टंकी के पानी के अंदर डाला जाता है जिससे पानी साफ रहे। ठीक है। तो ये याद करने का है, बस ये याद रखना है। कास्टिक सोडा वाला ऊपर वाला ये आ सकता है। अब हमने पानी की बात कर लिया, देन इसके बाद हम बात करते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स की, जैसे लैंड, जो जल्दी से क्या नहीं हो सकता, रीजनरेट नहीं हो सकता, बहुत साल लग जाएंगे उसको रीजनरेट करने में। ठीक है। अगर आपकी जमीन बंजर हो गई ना तो वो इतनी जल्दी फर्टाइल नहीं होगी, ये चीज याद रखने का है। ठीक है। तो लैंड रिसोर्स एक ऐसा है कि जो जल्दी से रीजनरेट नहीं होगा। अगर सॉइल रिसोर्स की बात करें, जो मिट्टी है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है।
और मिट्टी की अगर हम बात करें कौन कौन सी मिट्टी हमारे यहाँ पे पाई जाती है, तो फॉरेस्ट एंड माउंटेन, ये आपकी यहाँ पे ये ऊपर वाले इलाके में, ठीक है, हिमालय वाले इलाके में पाई जाती है। थोड़ा सा आपको नॉर्थ ईस्ट में मिल जाएगा। दैन उसके बाद एलुवियल सॉइल जो कि आपके प्लेन एरिया में मिलती है, ठीक है। रेड एंड येलो सॉइल जो कि आपके यहाँ पे कर्नाटका साइड मिलती है, ठीक है, कर्नाटका, केरला, ठीक है, यहाँ पे उड़ीसा वगैरह साइड मिलती है, छत्तीसगढ़, ठीक है। देन उसके बाद ब्लैक सॉइल जो कि आपको यहाँ पे दिसांग प्लाटू वगैरह में मिलेगी, ठीक है, मध्य प्रदेश के अंदर। देन इसके बाद लैटरेट सॉइल जो कि आपको कहाँ पे मिलेगी, ये आपको थोड़ी बहुत यहाँ पे ईस्टर्न वेस्टर्न घाट में मिलेगी, ठीक है, और थोड़े छोटे मोटा पार्ट यहाँ पे मिल जाएगा। एराइट जो कि हमको राजस्थान में मिलती है, ठीक है, वो वाली रेती, कौन सी, डेजर्ट वाली रेती, इसको एराइट बोलते हैं, ठीक है। और फर्टिलिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, आपके सॉइल के ऊपर, सॉइल की कैपेसिटी के ऊपर, कितना वो पानी और ऑक्सीजन क्या कर सकती है, होल्ड कर सकती है। तो ये चीज फर्टिलिटी, जो सॉइल की फर्टिलिटी होती है, वो पानी के ऊपर, कि कितना वो पानी अपने अंदर डाल सकती है। जितना पानी होगा फर्टिलिटी उतनी होगी, ठीक है, ऑक्सीजन वगैरह। रेड सॉइल जो कि आपकी कहाँ पे मिलती है, बिहार के अंदर, ईस्टर्न बिहार के अंदर, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, केरला, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, यहाँ पे मिलती है, ठीक है। यहाँ पे जो रेनफॉल है वो कितनी होती है, 100 से लेके 300 सेंटीमीटर पर ईयर होती है। टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। दिसान के अंदर हमको कौन सी वाली सॉइल मिलती है, लूमी और ब्लैक सॉइल मिलती है, ठीक है, ये दिसान के अंदर मिलती है। यहाँ पे मिक्स ग्रासलैंड होता है, फॉरेस्ट होता है, क्रॉप होती है किसकी, शुगर केन की, सोयाबीन, कॉटन, राइस, ये वगैरह होते हैं। अगर हम बात की सॉइल और डेजर्ट, ये हमको कहाँ पे मिलती है, नॉन वेस्टर्न इंडिया के अंदर मिलती है। यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर जो होता है बहुत कम होता है, लो फर्टिलिटी होती है। जो डेजर्ट वाला इलाका है, सिंपल सी बात है, वहां पे जब कोई एग्रीकल्चर नहीं होता तो फर्टिलिटी तो नहीं है लैंड में, ठीक है, तो वो डेजर्ट वाला हमारा लो फर्टिलिटी वाला होता है। देन इसके बाद हम लूमी सॉइल की बात करें, ये आपको मिलेगी इंडिया गंगाटिक प्लेन में, ठीक है, कोस्ट ऑफ बंगाल के अंदर, ठीक है, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के अंदर मिलेगी, ठीक है। और देन इसके बाद हाई प्रोडक्टिविटी होता है इसके अंदर। देन इसके बाद है आपका येलो ब्राउन कलर वाली, ग्रे टू प्ले एंड येलो कलर, यहाँ पे लो फर्टिलिटी होती है, और ये आपको माउंटेन और हिमालय वाले रीजन में मिलेगी, ठीक है। तो एक बार देख लेना कौन सी सॉइल कहाँ पे मिलती है और याद कर लेना। प्रोसेस टू इन्वॉल्व और सॉइल फॉर्मेशन, कौन कौन से ऐसे प्रोसेस है जहां पे हम इन्वॉल्व कर सकते हैं सॉइल को फॉर्म करने के लिए। तो पहला वेदरिंग ऑफ रॉक को क्या करना है, वेदरिंग करना है, मतलब सॉइल जो है उसको क्या करना है, तोड़कर, ठीक है। अब क्या होता है, कभी कभी एक टेक्निक आपने न्यूज़पेपर में पढ़ी होगी, मैंने पढ़ी थी, कि रॉक को छोटा छोटा, बिल्कुल छोटा छोटा करके ना मिट्टी बनाई जाती है, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हैं। फिजिकल वेदरिंग, ये याद रखना है कि आप फिजिकली वेदरिंग करते हो जहाँ पे टेम्परेचर का यूज करते हो, मैकेनिकल फोर्स एक्टिंग वगैरह ये होते हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे तो। केमिकल, जहाँ पे केमिकल चेंज का यूज करते हो, केमिकल वगैरह का यूज करके फिर आप क्या बनाते हो, अपने सॉइल बनाते हो, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ सकते हो, कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं आए और ना ही कभी आया है। देन इसके बाद क्या क्या कॉजेज हो रहे हैं एग्रीकल्चर से, लोग क्या कर रहे हैं, एग्रीकल्चर खेती कर रहे हैं, जैसे ओवर ग्रेजिंग हो रहा है, ठीक है, जो लैंड की फर्टिलिटी है वो कम हो रही है, ठीक है, बंजर पड़ रही है जमीन। लोगों ने इतना एग्रीकल्चर कर लिया है कि अब जो फर्टिलिटी है वो नहीं रह चुकी है, ठीक है। तो यही बोला जा रहा है, सॉइल इरोशन हो रहा है, सॉइल के जो स्ट्रक्चर है उसका क्या हो रहा है, लूज हो रहा है, सॉइल के अंदर न्यूट्रिशन है वो नहीं मिल रहा है, तो ये सारी चीज़ें हो रही है। लैंड डिग्रेडेशन, सूखा पड़ जाना, डिफोरेस्टेशन और फार्मिंग वगैरह से, डैम्स का इतना यूज़ होना, इंडस्ट्रियलाइजेशन, माइनिंग, डेवलपमेंट वर्क होना, ह्यूमन सेटलमेंट का ज़्यादा बढ़ जाना, रोड, हाईवे, ये सारी चीज़ों की वजह से क्या होता है, लैंड डिग्रेडेशन होता है, ठीक है। तो ये याद रखना है लैंड डिग्रेडेशन कैसे कैसे होता है, ठीक है, तो इतना याद रखना है। और लैंड डिजास्टर, ड्रॉट, फ्लड, लैंडस्लाइड, अर्थक्वेक, ये भी कंट्रीब्यूशन होता है। अगर ये सारी चीज़ें तो वहाँ पे लैंड डिग्रेडेशन हो सकता है, नेचुरल ये एक रीज़न बताया गया है, ठीक है। तो ये एक बार देख लेना क्या क्या होता है, इतना इजी है वैसे तो। लैंड और सॉइल की बात करें, सॉइल इरोशन, एसिडिफिकेशन नॉट लीड टू लॉगिंग वाटर टैबलेट, हाँ मतलब इतना पानी वो नहीं ले पाती है, पानी नहीं होता है, सूखा पड़ जाता है, सूखा पड़ जाता है तो लैंड डिग्रेडेशन हो जाता है। और ये याद रखना है, सोसाइटी ऑफ प्रमोशन ऑफ वेस्ट लैंड डेवलपमेंट, ये कहाँ पे चलाता है, ये चांगार डेवलपमेंट इन राजस्थान के अंदर चलाता है, ठीक है। ये ऐसी मेजर एक्टिविटी है जहाँ पे आप जो फर्टिलिटी है उसको बढ़ाते हो, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान में रख लेना एक बार, ठीक है। डेवलपमेंट अज्यूम कि डेवलपमेंट भी करना है लेकिन इतना वो खराब नहीं करना है, ठीक है। ये क्या है कि ससेक्स इन डेवलपमेंट इज वेस्ट लैंड थ्रू,
कि आप डेवलपमेंट करोगे किसका, वेस्टलैंड का यूज करके, ठीक है। जो वेस्टलैंड ऐसे लैंड है कि जहाँ पे आप एग्रीकल्चर नहीं कर सकते हो, कुछ ऐसा जमीन होता है जो बंजर पड़ा होता है, कहीं ना कहीं ऐसा जमीन होता ही होता है किसी न किसी क्षेत्र में, ठीक है। अब उसका कोई यूज नहीं होता तो गवर्नमेंट क्या करेगी, उसका यूज करके डेवलपमेंट करेगी, ठीक है। गवर्नमेंट की जो एजेंसीज है उसका यूज करके डेवलपमेंट करेगी, ठीक है। तो यही बताया गया है इसके अंदर, ठीक है, जो ऊपर पढ़ा था हमने SPWD, ये वेस्टलैंड का यूज करके अपना डेवलपमेंट कर दिया, ठीक है। एक बार ये कर लेना जो ये केस स्टडी दी हुई है। सॉइल इरोशन पता ही होगा, टॉप जो सॉइल होती है, टॉप लेयर जो होती है, जो मिट्टी की ऊपर वाली लेयर होती है, वो उसका रिमूव हो जाना, ठीक है, वो होती है हमारी सॉइल इरोशन, ठीक है। सैलिनिटी और अल्कलिनिटी ये बढ़ जाती है आपकी किसके अंदर, किसके अंदर, सॉइल के अंदर, ठीक है, जिससे जो हमारी फर्टिलिटी है वो कम हो जाती है, ठीक है। और जो इफेक्टिव ट्रीटमेंट है अल्काइन सॉइल के लिए वो अप्लाई करना चाहिए जिप्सम, जिससे मतलब थोड़ा बहुत वो आपकी इफेक्टिव ट्रीटमेंट है, इससे आप क्या कर सकते हो, फर्टिलिटी को लेकर आ सकते हो, तो जिप्सम का यूज करना चाहिए, ठीक है। ये चीजें याद करनी है आपको कि क्या यूज कर सकते हैं जो फर्टिलिटी ले सकते हैं हम, ठीक है। सॉइल के मैनेजमेंट के लिए क्या क्या करना चाहिए, रिस्टोर करना चाहिए प्रोडक्टिविटी किसकी, सॉइल की, मिनिमम चेक करते रहना चाहिए किसको, चेक ऑफ सॉइल इरोशन को, ठीक है। फिर उसके बाद कंट्रोल कैसे करना है सॉइल इरोशन को, तो कंट्रोल करने की बात करें तो यहाँ पे दिया होगा आगे, ट्रीटमेंट करना चाहिए, जैसे इतना इरिगेशन नहीं करना चाहिए जिससे जो पानी है वो आप सारा निकाल लो सॉइल से, तो पानी नहीं बचेगा तो फर्टिलिटी नहीं बचेगी, ठीक है। और कभी कभी पानी जो होता है वो क्या हो जाता है, आपकी जो सॉइल है वो सिक पड़ जाती है, वो बीमार पड़ जाती है, क्यों, एल्किनिटी और सैलिनिटी उसके अंदर पड़ जाती है सॉइल के अंदर, ठीक है। तो इन सबको यूज नहीं करने का, अपनी सॉइल को सिक मत होने दो, ठीक है, उसको बिगड़ने मत दो, ठीक है। तो उसके लिए हमको क्या करने का है, लिंकेज करना है उसको कैनल से, ठीक है। और रिजर्वर टैंक वगैरह, पॉन्ड्स वगैरह ये बनाना है जहाँ से आपको एक यूज कर सको किसका, वाटर अमाउंट को, ठीक है। ऐसा नहीं कि पूरा आप निर्भर हो आपके किसी ग्राउंड वाटर से, ठीक है। तो ये सारी चीजों को यूज करके आप अपनी सॉइल को बंजर होने से बचा सकते हो, ठीक है। तो ये सारे ट्रीटमेंट का यूज करना है जिससे सॉइल को हम क्या कर सकते हैं, सिक होने से बचा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा आज का यूनिट में था, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। क्या करना है, सीधे इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करना है कि ऐसे कौन सी चीज है जिससे हम एल्केन को और सैलिनिटी को कम कर सकते हैं, ऐसा कौन सा इफेक्टिव ट्रीटमेंट है, तो उसमें ऑप्शन दिया होगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। कंडेंशन क्या होता है, उसके अंदर किस फॉर्म में पानी चेंज होता है, और नीरू मीरू जो भी नाम था वो पीरू मीरू, वो जो प्रोग्राम आया था वो किससे रिलेटेड था, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना है। सो आई टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।